पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगली कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज ये जो मैंने आपको एक सेक्शन बताया है, ये सेक्शन पृथ्वी का एक सी सेक्शन है, यानी हमने कोर तक पृथ्वी को काट कर ये देखने की कोशिश करी है कि पृथ्वी के परतें किस प्रकार से है। अब इस पूरे क्रम में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर लगातार विचार किया जा रहा है, लगातार इस पर काम किया जा रहा है और कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई है, जिसमें कई सारे वैज्ञानिक हैं जो पृथ्वी के अलग अलग तत्वों और अलग अलग विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। कई सारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपने विचार रखे हैं और उन विचारों में थोड़ा बहुत असमानता आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ जो मैं आपको विचार बता रही हूँ, ये अभिनव मत यानी लेटेस्ट जो विचार है इसको लेकर, और यह विचार इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स एक संस्था है जो पृथ्वी की भू भौतिकी और भू स्थिति के बारे में अध्ययन करती है, जिसमें कई सारे वैज्ञानिक काम करते हैं, वो मिलकर पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि ये कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके लिए एक या दो व्यक्ति अपना अध्ययन कर सके। इसके लिए पूरे विश्व को मिलकर काम करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की भूभौतिकी है, अलग प्रकार की घटनाएं होती हैं, अलग भूकंप आते हैं, अलग अलग तरह की, उन सभी का निचोड़, उन सभी को मिलाकर जो कंक्लूजन निकलता है, वो कंक्लूजन काम आता है इन सब तरह के अध्ययनों में। तो ये पूरे विश्व को मिलकर और कई सारे वैज्ञानिक समूह के मिलकर किए गए अध्ययन का परिणाम है। तो ये किसी एक वैज्ञानिक का अध्ययन नहीं बल्कि अभिनव मत है, जिसको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने स्वीकार किया है। अब इस अध्ययन में हम आप तीन चीजें, थोड़ा सा शायद आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही होगी लाइट की वजह से, तीन मुख्य परतें सामने है हमारी। सबसे ऊपर परत है वो क्रस्ट है। क्रस्ट, उसके नीचे ऊपरी मेंटल, फिर निचला मेंटल, मतलब वो मेंटल ही है। 0 से 30 किलोमीटर तक का, जैसे मैंने इस तरफ जो लिखा है वो गहराई लिखी है, और दूसरी तरफ जो लिखा है वो घनत्व लिखा है। तो जो गहराई की पहले बात कर लेते हैं। 0 से 30 किलोमीटर गहराई तक जो है वो हमारा क्रस्ट है। अब क्रस्ट क्या है, इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। क्रस्ट का मतलब है पपड़ी, ऊपरी जो पपड़ी है, धरातल के ऊपर की जो पपड़ी है, जो भुरभुरा पदार्थ है, जो चट्टाने हैं जहाँ से हम मिनरल्स निकाल रहे हैं, जो ऊपर का असंगठित जो क्षेत्र है, उसे क्रस्ट कहा गया है। अब क्रस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्रस्ट की जो मोटाई है वो महाद्वीपों पर अधिक है और महासागरों पर कहीं कहीं तो बिल्कुल नहीं है और कहीं कहीं पर बहुत कम है। तो जो महाद्वीप जो बने हुए हैं, जो ऊंचे उठे हुए जो भाग है, वो क्रस्ट के बने हुए हैं। तो ऊपर जो धरातल है हमारा, जो पहाड़ पठार जो कुछ हमें नजर आ रहे हैं, वो सब क्रस्ट के बने हुए हैं। और वो 30 किलोमीटर एक एवरेज है। कहीं जगह क्रस्ट की मोटाई 30 किलोमीटर से ज्यादा भी है और कहीं पर कम भी है। और कई जगह धरातल के जो समुद्र के जो पैंडे में क्रस्ट लगभग अभाव भी है, क्रस्ट है ही नहीं, वहां पर सीधा मेंटल आ जाता है। तो क्रस्ट एक ऐसी पपड़ी है जो धरातल पर है और धरातल के ऊपरी भाग पर अलग अलग मोटाई की अलग अलग जगह आपको देखने को मिलती है। तो क्रस्ट की एवरेज जो हम मोटाई मान रहे हैं वो 0 से 30 किलोमीटर। अब कई लोग 50 भी मान सकते हैं, कई लोग 20, 25, 35। तो इस मामले में थोड़ा सा वेरिएशन आपको मिल सकता है। तो हम एक एवरेज जो है उसकी बात करें तो 0 से 30 किलोमीटर हम एवरेज मानते हैं क्रस्ट की मोटाई। अब क्रस्ट जो है, ऊपर आप देखिए तो घनत्व 2.9 से 3.3 घनत्व तक क्रस्ट का घनत्व माना जाता है। यानी प्रारंभ में 2.9 है, नीचे जाते जाते 3.3 तक क्रस्ट का घनत्व हो जाता है। और क्रस्ट में जो सारा हमारा जो उपयोग का भूमिगत जल है, जो कुछ है, वो क्रस्ट तक ही सीमित है। यानी क्रस्ट ही ऊपरी परत है जिसमें हमारी सारी उच्चावच भी उसी पर आते हैं। सभी प्रकार का जो हमारी घटनाएं हैं वो उस क्रस्ट तक सीमित है। तो 30 किलोमीटर का हमारे पास अपना क्रस्ट है। अब इस क्रस्ट के बाद जो अगली परत आती है वो मेंटल आती है। और मेंटल की जो परत है उसको तीन परतों में बांटा गया है कुछ लोगों ने, और कुछ ने दो में बांटा है। 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक ऊपरी मेंटल है, और 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक निचला मेंटल है। यानी मेंटल को दो पार्ट में बांट दिया। और कुछ वैज्ञानिक मेंटल को वापस तीन पार्ट में बांटते हैं। इसमें उन्होंने सबसे पहले 200 किलोमीटर का जो है दुर्बलता मंडल मानते हैं। ये वो क्षेत्र है जो थोड़ा सा जिसमें कुछ प्रॉब्लम है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अलग तरह से व्यवहार होता है भूकंपीय तरंगों का। अब क्रस्ट के नीचे जैसे ही जो तरंगें पहुंचती है, ये तरंग जैसे ही क्रस्ट के नीचे पहुंचती है, उसकी गति 6.9 से अचानक बढ़ के 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। यानी उसकी जो गति है उसमें 6.9
किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़कर 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी प्रति सेकंड 1 किलोमीटर का उसमें गति हो जाती है उसके अंदर। तो जो क्रस्ट और मेंटल है उसमें एकदम से डिफरेंस आ जाता है, यानी क्रस्ट से जैसे ही वो नीचे जाती है आपको पता चल जाता है कि इसकी स्पीड बढ़ी है, मतलब यहाँ पर दोनों के बीच की एक लाइन डिफाइन हो जाती है और उसको मोह असंबद्धता कहते हैं। मोहवैसिक एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1909 में इस बात की खोज की थी कि क्रस्ट से जब मेंटल में प्रवेश करती है तरंग तो उसकी गति में एकदम अंतर आता है और यहाँ पर एक ऐसा जोन है जहाँ पर कुछ घनत्व का अचानक से अंतर आया है और इस अचानक अंतर की वजह से यहाँ पर गति में अंतर पैदा हो जाता है। तो इस जगह को मोह असंबद्धता या मोह डिस्कंटिन्यूटी कहा जाता है, जिसकी खोज 1919 में ये मोहविसिक नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब मोह असंबद्धता से लेकर ये जो परत है मेंटल की वो 2900 किलोमीटर तक है। 2900 किलोमीटर तक मेंटल चलता है। अब 2900 किलोमीटर के मेंटल में इसमें 3 पार्ट किए जा सकते हैं। मोह असंबद्धता से 200 किलोमीटर तक पहला भाग, 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक दूसरा भाग और 700 किलोमीटर से नीचे 2900 किलोमीटर तक तीसरा भाग। ये जो खास बात है जो मैंने यहाँ डैश लाइन से डिफाइन कर रखी है क्रस्ट के बाद, ये दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इसे निम्न गति का मंडल भी कहते हैं। जहाँ जो डैश लाइन है ऊपरी मंडल की यहाँ पर ये दुर्बलता मंडल कहा जाता है, इसे निम्न गति का मंडल कहते हैं। यानी यहाँ पर जो तरंग है उनकी गति कम हो जाती है, उनकी वेलोसिटी अचानक से कम हो जाती है, इनकी गति मंद पड़ जाती है। तो 100 से 200 किलोमीटर की जो पट्टी है वो दुर्बलता मंडल है और अधिकतर समझा जाता है कि यही पर सारे भूकंप और ज्वालामुखी का जो लावा है इसी जगह से निकलता है। ये एक वीकर जोन है और जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि इस वीकर जोन के अंदर से ही सारी जो प्लेटें हैं वो गति करती है। यानी जो ऊपर का 100 किलोमीटर का जो एरिया है पृथ्वी का वो प्लेट है और उस प्लेट की गति जो होती है वो इस वीकर जोन के ऊपर होती है। यानी वहां पर एक कोई तरह की एक गैप है जहाँ पर प्लेट मूवमेंट होता है। अभी मैं प्लेट मूवमेंट पर नहीं जाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा आपके लिए ज्यादा हो जाएगा अचानक से। पहले हम इसकी पर चर्चा करेंगे कि ये वीकर जोन है, यानी 100 से 200 किलोमीटर का एरिया वीक जोन माना जाता है और ज्यादातर भूकंप और ज्वालामुखी का जो जनन है वो इसी एरिया के आसपास होता है। यहीं से थोड़ा सा माना जाता है कि थोड़ा सा पिघला हुआ जो क्षेत्र है जो जहाँ पर थोड़ी सी विस्कोसिटी बढ़ जाती है यानी लचलचापन जो चट्टानों का आ जाता है वो इसी जोन में आता है। एस तरंग एकदम से धीमी हो जाती है यहाँ पर और बहुत धीमी गति से इस तरह जगह को पार कर पाती है। तो आप 3 मंडल समझ गए, 0 से 30 के बाद 200, 200 से 700 और 700 से 2900, ये 3 तरह के मंडल या आप क्या बोलते हो उसको 2 मंडल है, 30 से 700 और 700 से 900, ऊपरी मंडल और निचला मंडल। अब यहाँ देखेंगे 3.3 जो हमने देखा था क्रस्ट के बाद उसकी गति की घनत्व था वो अचानक से ऊपरी और निचली मंडल के बीच में 4.3 हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ एक सीमा बनानी पड़ी, मतलब मेंटल में भी हमें 2 पार्ट करने पड़े क्योंकि घनत्व में अंतर आ गया। और 4.3 से जब हम नीचे जाते हैं निचले मेंटल में तो हमारा घनत्व 5.5 तक बढ़ता है, यानी हमारा 3.3 से 5.5 तक का घनत्व मेंटल का माना जाता है। इसके बाद हम तीसरी पट्टी पर आते हैं और तीसरी पट्टी है हमारी अंतरतम या कोर। अब कोर के सब बारे में कहा जाता है कि ठोस है। पहले ये कहा गया था कि ये थोड़ा विस्कस है, मगर वैज्ञानिक मानते हैं कि ये ठोस है क्योंकि इसकी घनत्व में अचानक से जो पी तरंग है उसकी गति बढ़ जाती है। पी तरंग की गति 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है जो कि बहुत ज्यादा है। अब इस के अंदर एस तरंग नहीं प्रवेश कर पाती है, यहाँ पर एस तरंग से लगभग समाप्त और गायब हो जाती है और यहाँ पर घनत्व एकदम से 5.5 से बढ़कर 10 हो जाता है। मतलब मेंटल और कोर के घनत्व में दुगने का अंतर है। अगर मेंटल का घनत्व 5 है तो कोर का घनत्व 10 है, तो बहुत ही ज्यादा घना है और इस वजह से यहाँ पर पी तरंगों की गति बहुत तेज हो जाती है। मगर जो कोर और मेंटल की सीमा है वहां पर पी तरंग डिफ्लेक्ट होती है। डिफ्लेक्ट मतलब अपना रास्ता थोड़ा सा बदलती है और ये माना जाता है कि इसकी जो परत है बीच की वो थोड़ी सी लिक्विड हो सकती है, यानी यहाँ पर लिक्विडिटी हो सकती है, इसी वजह से एस तरंग अंदर नहीं जा पाती है और पी तरंग भी डिफ्लेक्ट होती है परंतु उसकी गति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो पृथ्वी का जो सारा आयतन और द्रव्यमान है उसका एक बड़ा भाग यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कोर जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर है, ये बहुत ही घना पदार्थ से बना हुआ है जिसका जो घनत्व है वो 10 से लेकर 13 तक है, यानी 10 से शुरू होता है घनत्व और लास्ट तक जो घनत्व 13 होता है। अब इस
मेंटल और कोर जहाँ मिलते हैं आपस में, यानी अचानक से जहाँ पर 5.5 से घनत्व 10 हो जाता है और पी तरंग की गति अचानक से बढ़कर 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है, उस जगह को गुटनबर्ग सीमा कहते हैं। गुटनबर्ग सीमा, क्योंकि गुटनबर्ग ने सबसे पहले इसकी खोज की थी और उन्होंने पता लगाया था कि यहाँ पर एक ऐसा जोन है जिसमें गति एकदम से चेंज होती है और उनसे गुटनबर्ग सीमा बनाया जा गया है। यानी मेंटल और कोर की सीमा क्या है? गुटनबर्ग सीमा। क्रस्ट और मेंटल की सीमा क्या है? मोह सीमा, यानी मोह असंबद्धता और गुटनबर्ग असंबद्धता। ये थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरह से हम दो पार्ट करते हैं। गुटनबर्ग सीमा जो 2900 पर है, उसके बाद 5150 तक हम ऊपरी बाह्य कोर या ऊपरी कोर मानते हैं, फिर हम आंतरिक कोर को 5150 से 6371 किलोमीटर तक मानते हैं। इन दोनों के अंदर जो मुख्य अंतर है वो घनत्व का आता है, यानी घनत्व बहुत ज्यादा आंतरिक कोर का बढ़ जाता है ऊपरी कोर से, जो मैंने वहां दिखाया है 10 से नीचे जाकर वो 13 हो जाता है और 13 के बाद वो 13.6 तक पहुंच जाता है। इस तरह से आपका जो कोर है उसके अंदर पी तरंग प्रवेश करती है, धीमी गति से प्रवेश करती है एक बार, फिर वो तेज हो जाती है और एस तरंग बिल्कुल प्रवेश नहीं कर पाती। पी तरंग का मार्ग डिफ्लेक्ट होता है, यानी मार्ग थोड़ा सा पलटता है, परंतु वो अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास तीन बड़ी बड़ी परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और इन परतों को आप अगर किसी किताब में देखेंगे, हो सकता है कुछ किलोमीटर का वेरिएशन, जो मैंने आपको दिखाया उसमें कुछ किलोमीटर का वेरिएशन आता है, मगर वो कोई भी गलत नहीं है, हर का अपना विचार है, क्योंकि अभी तक जो चीज अध्ययन के अंदर चल रही है, हम एग्जैक्टली सीमा नहीं निर्धारित कर सकते कि क्रस्ट यहाँ समाप्त हो जाता है। कई जगह जैसे हिमालय के नीचे क्रस्ट की परत बहुत मोटी है, हिमालय इतने ऊंचे हैं कि उसकी जड़ बहुत नीचे तक है और क्रस्ट काफी मोटा है हिमालय के नीचे। वहीं अगर आप समुद्र के पैदे में जाओगे तो कहीं जगह क्रस्ट गायब भी मिलेगा, आपको क्रस्ट है ही नहीं वहां पर। तो इस तरह से हर परत की मोटाई में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, और ये जो तरीका है सिस्मोग्राफिक एविडेंस का, ये एक तरीका बहुत ही अच्छा है जो बता सकता है कि किस तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, और उसका एक बिल्कुल प्रत्यक्ष चित्र हमारे सामने आ जाता है। हालांकि पृथ्वी देखना और इस तरह से देखने में बहुत अंतर है, फिर भी हमारे पास इसके अलावा फिलहाल कोई एक ऐसा माध्यम नहीं है जो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में इससे बेहतर जानकारी उपलब्ध करा सके। तो अगली कक्षाओं में हम दूसरे बिंदुओं पर इसके प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।